आप जो लेक्चर प्रारंभ कर रहे हो वो है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। कल आपने पढ़ा था कि मूत्र निर्माण की जो क्रियाविधि है उसका जो अध्ययन है हम निम्न 3 चरणों में करते हैं, जिसमें पहला चरण आपने पढ़ा परानिस्यंदन, दूसरा चरण आपने पढ़ा था वर्णात्मक पुनःअवशोषण और तीसरा चरण आप पढ़ोगे वो है श्रावण। मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझने से पहले कुछ हिंट्स जो आपको यहाँ पर आवश्यक है मैं आपको वो दे रहा हूँ। आपको पता है कि ग्लोमेरुलस जो गुच्छ है उसमें अगुवाई जो धमनिका है वो रक्त लाती है, अपवाई जो धमनिका है वो रक्त ले जाती है। अपवाही धमनिका इस ग्लोमेरुलस से निकल करके कई भागों में विभक्त होकर के छोटी छोटी केशिकाओं का निर्माण कर देती है। इससे छोटी छोटी केशिकाओं का निर्माण होता है और ये रक्त केशिकाएं नेफ्रॉन की कुंडित नलिकाओं के चारों ओर रक्त केशिकाओं का जाल फैला देती है और उस जाल को नाम दिया है परनलिकीय केशिका जाल। वापस सुनो, अगवाई धमनिका जो है वो जब ग्लोमेरुलस में अगवाई धमनिका जो है वो ग्लोमेरुलस में प्रविष्ट होकर के बहुत सारी रक्त केशिकाओं में विभक्त हो जाती थी। उसी प्रकार अपवाई धमनिका इस ग्लोमेरुलस से निकलने के पश्चात कई छोटी छोटी रक्त केशिकाओं में विभक्त हो जाती है और वो रक्त केशिकाएं नेफ्रॉन की कुंडलित नलिकाओं के चारों ओर फैल करके रक्त केशिकाओं का एक जाल बना देती है और उस जाल को नाम दिया गया है परनलिकीय केशिका जाल। परनलिकीय केशिका जाल जो रक्त केशिकाओं का जाल है जिसके अंदर रक्त प्रवाहित हो रहा है, वो रक्त केशिकाओं का जाल नेफ्रॉन की कुंडलित नलिकाओं के चारों उपस्थित होता है। कल आपने पढ़ा था कि परानिस्यंदन या अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो क्रिया है उसमें आपने पढ़ा था कि शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से यहां पर आया जो रुधिर है उससे कुछ उत्सर्जी, आपने नाम पढ़ा था उत्सर्जी में यूरिया, अमोनिया व क्रिएटिनिन। इसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी छन करके बोमन संपुट जो है यह है बोमन संपुट और यह है इसकी गुहा, इसमें आ जाते हैं। इसका मतलब यहां पर रक्त जो है वो छनता है और रक्त से उत्सर्जी व उपयोगी उत्पाद छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं, जिसमें उत्सर्जी उत्पाद में जो आए हैं या जो यहां पर उपस्थित है वो है यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन। इसके साथ साथ कुछ उपयोगी उत्पाद भी छन करके आ जाते हैं जैसे विटामिन, जैसे ग्लूकोज, जैसे अमीनो अम्ल, जैसे जल, जैसे NaCl, K+ या लवण। आप बोल सकते हो कि लवण वगैरह छन करके उससे उपयोगी पदार्थ भी छन करके यहां पर रक्त से आ जाते हैं और वो उपयोगी पदार्थ जो है उन्हें हम मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी है। अतः उन्हें अगर इन नलिकाओं से बहते हुए वो अंततः यहां पहुंच जाते हैं तो मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो शरीर से बाहर निष्कासित नहीं होते। अब तो उनका वर्णात्मक पुनः अवशोषण, इसका मतलब सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है या वर्णात्मक पुनः अवशोषण होता है। पुनः वर्ड का उपयोग यहां पर जो किया है वो इसलिए किया है क्योंकि ये उपयोगी पदार्थ रक्त से निकले थे और यहां पर इन नलिकाओं में अवशोषित होकर के पुनः रक्त में ही स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यहां से जो पदार्थ अवशोषित हुए वो पुनः रक्त में ही स्थानांतरित कर दिए जाते हैं क्योंकि आपको पता है यहां पर चारों तरफ रक्त केशिकाओं का जाल फैला हुआ है और यहां पर वो अवशोषित जो पदार्थ है पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और इसलिए वर्ड बोला है पुनः अवशोषण। वर्णात्मक का मतलब सभी को अवशोषित नहीं किया जाता है, इनका कोई भी अवशोषण नहीं होता है क्योंकि ये उत्सर्जी है और ये अंततः नलिकाओं से बहते हुए मूत्र के थ्रू शरीर से बाहर निष्कासित कर दिए जाते हैं, लेकिन जो उपयोगी पदार्थ छने थे उनका पुनः अवशोषण होता है। और उसी के लिए दूसरा बिंदु जो आप पढ़ने जा रहे हो वो है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वापस लेंगे, सुनिए। परानिस्यंदन की क्रिया में आपने पढ़ा था कि शुद्ध प्रभावी निस्यंदन दाब के प्रभाव से, शुद्ध प्रभावी जो निस्यंदन दाब है उसके प्रभाव से रक्त से कुछ उत्सर्जी व उपयोगी पदार्थ छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाते हैं।
लगभग जो छनित्र है, रक्त का लगभग 95% भाग छन करके इस बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है, केवल 5% भाग ही रह जाता है। आया हुआ वो जो छनित्र है जो इन नलिकाओं से होकर के बहता है, लेकिन उस छनित्र में उत्सर्जी पदार्थ ही नहीं है, कुछ उपयोगी पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, और उस छनित्र को कल आपने नाम दिया था ग्लोमेरुलर निस्यंद। उस ग्लोमेरुलर निस्यंद में उत्सर्जी उत्पाद के साथ साथ कुछ उपयोगी उत्पाद भी होते हैं, और उनका चरण नंबर 2 में आप पढ़ने जा रहे हो, वर्णात्मक पुनः अवशोषण या सेलेक्टिव रिएब्जॉर्प्शन। लैंग्वेज सुनिए, क्या है वर्णात्मक पुनः अवशोषण? परानिस्यंदन की क्रिया द्वारा छना हुआ जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है उसमें उत्सर्जी उत्पादों के साथ साथ कुछ उपयोगी उत्पाद भी उपस्थित होते हैं। नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में उन उपयोगी जो पदार्थ हैं उनको अवशोषित किया जाता है, और अवशोषित करके पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और उसके लिए नाम दिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। और आपको पता है कि नलिकाओं के या नेफ्रॉन की जो कुंडलित नलिका है इनके चारों रक्त केशिकाओं का जाल फैला रहता है, यहां से उपयोगी पदार्थ अवशोषित होते हैं और अवशोषित होकर के रक्त में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, और उसके लिए नाम दिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वापस लैंग्वेज सुनिए, छने ग्लोमेरुलर निस्यंद में उत्सर्जी उत्पाद के साथ साथ या उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ कुछ उपयोगी पदार्थ भी उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम शरीर से मूत्र के थ्रू बाहर निष्कासित नहीं कर सकते या उन्हें निष्कासित नहीं करते हैं। उन उपयोगी उत्पादों का नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में पुनः अवशोषण होता है या उनका अवशोषण होता है, और अवशोषण करके उन्हें पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है, उसी को नाम दिया है वर्णात्मक पुनः अवशोषण। रक्त का 95% जो भाग है वो छन करके बोमन संपुट की गुहा में आ जाता है। इसमें से केवल 1% जो भाग है वही मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित होता है। बचा हुआ जो इसका 99% भाग है उसे पुनः अवशोषित करके रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसका मतलब छना हुआ जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है उसमें से केवल 1% ग्लोमेरुलर निस्यंद अंततः मूत्र के रूप में निर्मित होता है। बचे हुए को पुनः इन नेफ्रॉन की कुंडलित नलिकाओं में अवशोषित करके पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब आप जो पढ़ने जा रहे हो कि जो पुनः अवशोषण हो रहा है वो कौन से स्थान पर किसका हो रहा है, या कौन से पदार्थ का पुनः अवशोषण कहां पर या किस स्थान पर हो रहा है, ये टॉपिक आप समझने जा रहे हो। जिसमें सबसे पहले आप पढ़ रहे हो कि समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण किसका हुआ? रीएब्जॉर्प्शन इन पीसीटी या रीएब्जॉर्प्शन इन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स, या फिर आप दूसरे वर्डों में बोल सकते हो समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। इसमें यहां पर जो उपयोगी उत्पाद जो बोमन संपुट की गुहा में उपस्थित जो निस्यंद है उसमें या ग्लोमेरुलर निस्यंद में जो उपस्थित है जो इन नलिकाओं से बह रहा है उनमें से कौन से भाग पर किसका अवशोषण हो रहा है और उन्हें पुनः रक्त में स्थानांतरित किया जा रहा है, ये टॉपिक आप इसके अंदर पढ़ रहे हो वर्णात्मक पुनः अवशोषण के अंदर। तो देखिए सामने सबसे पहले पुनः अवशोषण हम पढ़ रहे हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका में। आप इससे पहले पढ़ चुके हो समीपस्थ कुंडलित नलिका की संरचना। आपने पढ़ा था कि समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है उसकी आंतरिक भित्ति पर बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो उसकी भित्ति को ब्रुश बॉर्डर के समान बना देते हैं। ऐसा आपने नेफ्रॉन की जो संरचना पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था कि जो समीपस्थ कुंडलित नलिका है उसकी संरचना कैसी है। आपने वहां पर पढ़ा था कि उसकी आंतरिक भित्ति में बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो उसकी संरचना जो सूक्ष्मांकुर मिलकर के उसकी आंतरिक भित्ति को ब्रुश बॉर्डर के समान बना देते हैं। इन सूक्ष्मांकुर या इस ब्रुश बॉर्डर की उपस्थिति के कारण समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में का जो अवशोषण है वो लगभग 20 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि सूक्ष्मांकुर की उपस्थिति के कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल की उपस्थिति के कारण या क्षेत्रफल के बढ़ने के कारण यहां पर अवशोषण की दर जो है वो सर्वाधिक होती है। छना हुआ जो कुल छनित्र है उसका लगभग 60 से 70% या आप बोल सकते हो 65 से 80% तक का जो भाग है वो समीपस्थ कुंडलित नलिका में ही अवशोषित हो जाता है। छना हुआ पूरा ग्लोमेरुलर निस्यंद मूत्र में परिवर्तित नहीं होता है, केवल 1% ग्लोमेरुलर निस्यंद ही मूत्र में परिवर्तित होता है। अब 99% जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है वो उपयोगी पदार्थ है और उसे पुनः अवशोषित करके रक्त में स्थानांतरित किया जाता है।
आप देख रहे हो कि कहां पर किसका पुनः अवशोषण हो रहा है। समीपस्थ कुंडित नलिका में सर्वाधिक पुनः अवशोषण होता है। छना हुआ जो कुल छनित्र है उसका लगभग 65 से 80% जो भाग है वो समीपस्थ कुंडित नलिका या पीसीटी में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इस समीपस्थ कुंडित नलिका में इतना अधिक जो अवशोषण है उसका कारण है कि उसकी आंतरिक भित्ति पर बहुत अधिक संख्या में सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो उसके अवशोषण को 20 गुना बढ़ा देते हैं। इस समीपस्थ कुंडित नलिका में ग्लूकोज, विटामिन, अमीनो अम्ल इनका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। इसका मतलब छनित्र में जितने भी ग्लूकोज है उसका, जितनी भी विटामिन है उसका, जितने भी अमीनो अम्ल है उनका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। और बचे हुए जो भाग हैं NaCl, H2O, केपल, इनका भी समीपस्थ कुंडित नलिका में लगभग 60 से 70% भाग अवशोषित हो जाता है। अब आप बोल सकते हो कि समीपस्थ कुंडित नलिका में किसका पुनः अवशोषण हुआ है। आपने पढ़ा है कि सर्वाधिक पुनः अवशोषण समीपस्थ कुंडित नलिका में ही होता है। उसका कारण आपने पढ़ा है क्योंकि उसकी आंतरिक भित्ति पर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं जो मिलकर के उसकी भित्ति को ब्रूस बॉर्डर के समान बना देते हैं। वो उसके अवशोषण की दर को 20 गुना बढ़ा देती है। अर्थात जितना भी निस्यंद छना या जितना भी ग्लोमेरुलर निस्यंद है उसका 65 से 80% भाग यहीं पर अवशोषित हो जाता है। जिसमें मैं आपसे बोल रहा हूं कि विटामिन पूर्णतः पीसीटी में, ग्लूकोज पूर्णतः, अमीनो अम्ल पूर्णतः पीसीटी में अवशोषित हो जाते हैं। आगे जो निस्यंद चलता है उसमें ये भाग अनुपस्थित होते हैं क्योंकि इनको यहीं पर अवशोषित करके पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसके अलावा यहां पर NaCl, H2O, K+ इन लवणों का भी अवशोषण होता है। इनका लगभग 60 से 70% भाग यहां पर अवशोषित हो जाता है। आगे देखिए, फिर वर्ड बोला है कि इन पदार्थों का अवशोषण जो है वो पदार्थ के वृक्क दहलीमान पर निर्भर करता है। वृक्क दहलीमान पर निर्भर करता है। पदार्थों का यह अवशोषण है वो वृक्क दहलीमान या रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का वृक्क दहलीमान रेनल थ्रेशोल्ड वैल्यू पर निर्भर करता है। पदार्थों का जो पुनः अवशोषण है कि किसका कितना पुनः अवशोषण होगा वो पदार्थ के वृक्क दहलीमान पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का वृक्क दहलीमान उच्च होता है या उच्च वृक्क दहलीमान होता है या उच्च वृक्क दहली पदार्थ जो होते हैं उनका पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। जैसे विटामिन, ग्लूकोज और अमीनो अम्ल जो है उच्च वृक्क दहलीमान वाले पदार्थ हैं, इनका यहां पर पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। इसका मतलब ये उच्च वृक्क दहलीमान वाले पदार्थ हैं। दूसरे हैं निम्न वृक्क दहलीमान वाले पदार्थ। निम्न वृक्क दहलीमान वाले जो पदार्थ हैं उनका इन नलिकाओं में पूर्णतः अवशोषण नहीं होता है। जैसे NaCl, जैसे K+, जैसे आप बोल सकते हो कि जो लवण है उनका वृक्क दहलीमान निम्न होता है, इनका पूर्णतः पुनः अवशोषण नहीं होता है। कुछ मात्रा इनकी मूत्र में भी बाहर निष्कासित हो जाती है। और इसके अलावा अदहली पदार्थ, अदहली पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनका नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में पुनः अवशोषण नहीं होता है, अतः उन पदार्थों को पूर्णतः मूत्र में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। जैसे यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिन, ये अदहली पदार्थ होते हैं। इनका वृक्क दहलीमान जो है वो होता ही नहीं है। ऐसे पदार्थों को नाम दिया है अदहली पदार्थ। अदहली पदार्थ वो पदार्थ जिनका नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में पुनः अवशोषण नहीं होता है, वो इन नलिकाओं से बहते हुए अंतः संग्रह नलिका से होते हुए मूत्र का निर्माण कर देते हैं। निम्न दहली वृक्क दहलीमान वाले पदार्थ वे पदार्थ जिनका नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में अवशोषण तो होता है पर पूर्णतः अवशोषण नहीं होता है। ऐसे पदार्थ मुक्त लवण है। इसके साथ साथ लवण के साथ साथ आप इसमें जल को भी रख सकते हो क्योंकि जल का भी पूर्णतः अवशोषण नहीं होता है। मूत्र में कुछ मात्रा जल की भी उपस्थित होती है। वृक्क दहलीमान जिनका उच्च होता है, उच्च वृक्क दहलीमान वाले पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में पूर्णतः अवशोषण हो जाता है या वो पूर्णतः अवशोषित करके पुनः रक्त में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं।
जैसे विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो, ये उच्च रक्त दहलीमान वाले पदार्थ होते हैं। आप पढ़ चुके हो समीपस्थ कुंडलित नलिका में पुनः अवशोषण। आपने पढ़ा है कि छना हुआ जितना भी ग्लोमेरुलर निस्यंद है या जितना छनित्र यहां पर आता है उसका 65 से 80% भाग इन समीपस्थ कुंडलित नलिकाओं में अवशोषित कर लिया जाता है। यहां पर विटामिन, ग्लूकोज, अमीनो अम्लों का पूर्णतः अवशोषण हो जाता है। यहां पर इनका लगभग, या ये जो आयन या लवण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका यहां पर लगभग 60 से 70% तक अवशोषण हो जाता है। और जिनका अवशोषण नहीं होता है वो ग्लोमेरुलर निस्यंद यहां से निकल करके हेनले लूप की अवरोही भुजा में आ जाता है। आप इससे पहले पढ़ चुके हो। उसके साथ मैंने आपको बताया है कि नेफ्रॉन की इन कुंडलित नलिकाओं में जो पदार्थों का अवशोषण है वो उनके दहलीमान पर निर्भर करता है। जिसका दहलीमान उच्च उनका पूर्णतः अवशोषण, जिनका दहलीमान निम्न उनका पूर्णतः अवशोषण नहीं होता है। अदहली पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जिनका इन नलिकाओं में कोई भी अवशोषण नहीं होता है। हेनले लूप में पुनः अवशोषण को समझने से पहले आपको सांद्रता के बारे में समझना है। जैसे इसमें कोई ग्लोमेरुलर निस्यंद में भर देता हूं, ये वाली ग्लोमेरुलर निस्यंद का मतलब इसमें उपस्थित है लवण, इसमें उपस्थित है जल। अधिकांश और बचे हुए पदार्थ यहीं पर अवशोषित कर लिए जाते हैं। अब जो ग्लोमेरुलर निस्यंद यहां आगे जाएगा उनमें ये चीजें उपस्थित है। अगर इससे आयन बाहर निकलते हैं जैसे Na+Cl-, ये इस ग्लोमेरुलर निस्यंद से बाहर निकलते हैं तो सांद्रता घट जाती है। सांद्रता घट जाती है। अगर इससे जल बाहर निकलता है तो सांद्रता बढ़ जाती है। अगर ये बाहर निकलते हैं सांद्रता घट जाती है। यहां पर जब जो ग्लोमेरुलर निस्यंद पहुंचता है तब ग्लोमेरुलर निस्यंद समपराशरी होता है। अब बात यह आई कि पराशरी तो होता है पर किसके सम? उसको अर्थ बोला है कि यहां पर पास में जो रक्त नलिकाओं में बह रहा है उसकी पराशरण सांद्रता और यहां पर उपस्थित जो ग्लोमेरुलर निस्यंद है उसकी पराशरण सांद्रता समान होती है। क्योंकि आपको पता है यहां के अवशोषित पदार्थ जाएंगे अब रुधिर में, या तो वो रुधिर की पराशरण सांद्रता को बढ़ा देंगे या फिर ग्लोमेरुलर निस्यंद की पराशरण सांद्रता को बढ़ा देंगे। वो निर्भर करेगा आयन व जल के अवशोषण पर। अगर जल बाहर निकल रहा है तो पराशरण सांद्रता बढ़ जाती है। बढ़ने के लिए वर्ड आएगा अति। यदि ये बाहर निकलते हैं तो पराशरण सांद्रता कम हो जाती है, उसके लिए वर्ड आएगा अल। और जब रक्त और इस दोनों या रक्त और छनित्र दोनों की सांद्रता समान होगी तो वर्ड आएगा सम। मैं आपसे बोल रहा हूं कि पीसीटी या समीपस्थ कुंडलित नलिका से जब ये छनित्र निकलता है या ग्लोमेरुलर निस्यंद जब हेनले लूप में पहुंचता है तो वो समपराशरी होता है। इसका मतलब निस्यंद की पराशरण सांद्रता और रक्त की पराशरण सांद्रता दोनों की पराशरण सांद्रता बराबर होती है और उसके लिए वर्ड बोल दिया है समपराशरी। जब ये ग्लोमेरुलर निस्यंद हेनले लूप की अवरोही भुजा, आपको पता है ये अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा, ये अवरोही भुजा, ये आरोही भुजा, ये डिसेंडिंग लिम्ब, ये असेंडिंग लिम्ब। जब ये छनित्र जो है यहां से निकल करके हेनले लूप की अवरोही भुजा से गुजरता है तो हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए तो पैरगम होती है, जल के लिए पैरगम होती है। जबकि आयन जुड़े जैसे Na+Cl-, ऐसे जो आयन होते हैं उनके लिए अपैरगम होती है। इससे आप अर्थ निकाल सकते हो कि यहां पर किसका अवशोषण होगा? पैरगम होगा वो निकल जाएगा, अपैरगम होगा वो इससे बाहर निकलने का नहीं। इसका मतलब उसका अवशोषण नहीं होगा। यहां पर केवल और केवल जल का अवशोषण होगा क्योंकि हेनले लूप की अवरोही भुजा जो है उसकी वृत्ति जल के लिए पैरगम होती है और जिसके कारण ग्लोमेरुलर निस्यंद जो है उससे जल को अवशोषित कर लिया जाता है और अवशोषित करके रुधिर में पहुंचा दिया जाता है। ग्लोमेरुलर निस्यंद से जल बाहर निकल गया, ग्लोमेरुलर निस्यंद से जल बाहर निकल गया और जल का बाहर निकलना तो इसका मतलब इसकी सांद्रता बढ़ जाती है और तब विलयन जो है समपराशरी यहां पहुंचा था तब था
इससे निकलते हुए विलियन जो है वो अति पराशरी हो जाता है, या ग्लोमेरुलर निस्यन जो है वो अति पराशरी हो जाता है। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं, जल बाहर निकला, पराशर सांद्रता बढ़ जाती है, आयन बाहर निकले, पराशर सांद्रता घट जाती है। यहां पर ग्लोमेरुलर निस्यन समपराशरी था। किससे तुलना की थी? पास में बह रही रक्त केशिकाओं में उपस्थित रक्त से। रक्त की और ग्लोमेरुलर निस्यन की सांद्रता यहां तक समान थी या समपराशरी थी। जब विलियन यहां से निकल करके या ग्लोमेरुलर निस्यन इससे निकलकर इसमें आता है, तो मैंने बोला है कि हेनले लूप की अवरोही भुजा जल के लिए पैरगम, जबकि आयनों के लिए अपैरगम होती, अर्थात यहां का पर जल का पुनः अवशोषण होता है। और जब ग्लोमेरुलर निस्यन से जल बाहर निकला, जल के बाहर निकलने का मतलब पराशर सांद्रता बढ़ जाती है, और बढ़ने का मतलब सम से जो ग्लोमेरुलर निस्यन है वो अति पराशरी हो जाता है। जब ग्लोमेरुलर निस्यन जो है यहां से निकलकर हेनले लूप की आरोही भुजा के पतले खंड में जाता है, तो पतला खंड जो है वो जल के लिए अपैरगम, पतला खंड जो है वो जल के लिए अपैरगम होता है, जबकि जल के लिए अपैरगम, जबकि आयनों के लिए वो है, आयन जो है उनके लिए होता है पैरगम। इसका मतलब इसमें जल का अवशोषण नहीं होगा। किसका अवशोषण हो रहा है? आयनों का। और आपने देखा है कि आयन बाहर निकलते हैं तो पराशर सांद्रता घट जाती है। यहां जब विलियन पहुंचा था कैसा था? अति पराशरी। अगर घट गई तो कैसा हो जाएगा? समपराशरी। अगर और घट गई तो कैसा हो जाएगा? अल्पपराशरी। लेकिन अभी अल्प हुआ नहीं है, सम हुआ है, क्योंकि अति से घटा तो कैसा हो जाएगा? अति से घटा तो सम। और वापस सुनो, अति पराशरी था जब विलियन यहां पहुंचा था, लेकिन यहां पर ग्लोमेरुलर निस्यन जब पहुंचा तो हेनले लूप के जो पतले खंड में वो आयनों के लिए जो है, आप सुन लो, हेनले लूप का जो पतला खंड है उसकी भित्ति आयनों के लिए पैरगम, जबकि जल के लिए पैरगम होती है। इसका मतलब यहां पर जो ग्लोमेरुलर निस्यन है उससे जल का अवशोषण नहीं, आयनों का अवशोषण हो रहा है। इसका मतलब आयन बाहर निकल रहे हैं, रुधिर में जा रहे हैं। आयन के बाहर निकलने का मतलब पराशर सांद्रता घट जाती है। और यहां पर पहुंचा था जब अति था, घट गया तो हो गया समपराशरी। आरोही भुजा का जो मोटा खंड है, आरोही भुजा का जो मोटा खंड है वो भी आयनों के लिए पैरगम होता है, वो भी जल के लिए अपैरगम होता है। इसका मतलब आयन और बाहर निकल गए, पराशर सांद्रता और घट गई, और तब विलियन जो ग्लोमेरुलर निस्यन है डीसीटी तक पहुंचते पहुंचते अल्प पराशरी हो जाता है। वापस सुन लो, अगर केमिस्ट्री के नजरिए से आप सोचते हो तो आप जानते हो जल, और जल में जैसे जैसे नमक मिलाते जाएंगे जल की पराशर सांद्रता बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे जल से नमक को बाहर निकालेंगे, या जैसे जैसे विलियन जो बना उससे जल को बाहर निकाला, पराशर सांद्रता बढ़ जाएगी। नमक को बाहर निकाला, पराशर सांद्रता घट जाएगी। ऐसा ही आप यहां पर देख रहे हो। वापस सुनिए, जब ग्लोमेरुलर निस्यन यहां से निकल करके या पीसीटी से निकलकर हेनले लूप में आता है, तब वो समपराशरी होता है। उसकी पराशर सांद्रता हो जो है वो रक्त केशिकाओं में उपस्थित रक्त के समान होती है। जब ग्लोमेरुलर निस्यन यहां से निकलकर हेनले लूप की अवरोही भुजा में आता है, तब अवरोही भुजा जल के लिए पैरगम, आयनों के लिए अपैरगम। इसका मतलब यहां पर जल का अवशोषण हुआ, और जल बाहर निकला तो पराशर सांद्रता बढ़ गई, और जल बाहर निकल गया तो पराशर सांद्रता बढ़ गई। इसका मतलब ग्लोमेरुलर निस्यन की पराशर सांद्रता बढ़ी, तो सम से बढ़ने का मतलब अति, घटने का मतलब अल्प। अति से घटा सम, सम से घटा अल्प, अल्प से बढ़ा सम, सम से बढ़ा अति। अगर अति से पराशर सांद्रता कम होती है तो पहले सम पाएगी, सम से कम होती है तो अल्प पाएगी। अगर अल्प से पराशर सांद्रता बढ़ती है तो पहले सम होती है, सम से बढ़ी तो अति पराशरी हो जाता है। जब ग्लोमेरुलर निस्यन जो आप समझ रहे हो कि यहां पर से निकला और अवरोही भुजा में पहुंचा तो अति पराशरी था, लेकिन अवरोही भुजा का जो पतला खंड है वो आयनों के लिए जो है पैरगम, जबकि जल के लिए अपैरगम होता है। इसका मतलब ग्लोमेरुलर निस्यन से आयन बाहर निकले, आयनों के बाहर निकलने से पराशर सांद्रता घट रही है, और घट रही है अति से पहुंच गई सम पर। और हेनले लूप के मोटे खंड में गए तो वहां आप देख रहे हो कि हेनले लूप का जो मोटे और आरोही भुजा का जो मोटा खंड है वो भी आयनों के लिए पैरगम, जबकि जल के लिए अपैरगम होता है। यहां पर भी आयन अवशोषित हो गए तो पराशर सांद्रता और घट गई, और अब सम से पहुंच गई अल्प। और यहां से जब ग्लोमेरुलर निस्यन डीसीटी में जाता है तो वो अल्प पराशरी होता है।